Our today's topic is the last topic of this chapter number 4, which is simplification of a force and couple system. सबसे पहले तो हम इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमें सिंप्लीफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। उसके बाद फिर हम दो तीन छोटी छोटी कॉमन एग्जांपल्स के साथ इस टॉपिक को समझने की जो है वो कोशिश करेंगे। ओके, सो व्हाई वी नीड अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ system. Sometimes it is convenient to reduce a system of forces and couple moments acting on a body to a simpler form by replacing it with an equivalent system consisting of a single resultant force acting at a specific point and a resultant couple moment. होता क्या है कि हमारे पास आप देखेंगे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही होंगी जिसमें उस बॉडी पे जिसकी भी हमें एनालिसिस करनी है उसके ऊपर हो सकता है 3 या 4 फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही हो। इसी तरह उस रिजिड बॉडी के ऊपर हो सकता है कुछ 2 या 3 कपल्स जो है वो एक्ट कर रहे हो। नाउ इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई दैट सिस्टम हम करते क्या है कि हम इन तमाम फोर्सेस को रिड्यूस कर देते हैं टू अ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स, और साथ साथ हम इन तमाम कपल मोमेंट्स को जो है वो सिंगल कपल मोमेंट के ऊपर रिड्यूस कर देते हैं ताकि हम अपने सिस्टम को जो है वो आसानी के साथ सिंप्लीफाइड फॉर्म में मॉडल कर सकें। तो इस सिंप्लीफिकेशन को करने के नतीजे में हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है वो हम इस टॉपिक में जो है वो देखेंगे। कोशिश हमारी यही होती है कि जब हम सिस्टम्स को सिंप्लीफाई करें तो जो भी सिस्टम हम क्रिएट करें वो इक्विवेलेंट हो टू द ओरिजिनल सिस्टम। इक्विवेलेंट वो कब होता है? अ सिस्टम इज सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ द एक्सटर्नल इफेक्ट्स इट प्रोड्यूसेस ऑन अ बॉडी आर सेम एज दोज caused by the original force and couple moment system। यानी जब भी आप किसी भी सिस्टम को सिंप्लीफाई करते हैं, उसको सिंपलर फॉर्म में लेकर आते हैं, सिंगल फोर्स और सिंगल कपल मोमेंट पे रिड्यूस करते हैं, तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स हैं उस सिस्टम के वो सेम रहे ताकि आपके ये दोनों सिस्टम जो है वो इक्विवेलेंट सिस्टम्स के तौर पे लिए जाएं। एक्सटर्नल इफेक्ट्स से क्या मुराद है? द एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑफ अ सिस्टम रेफर टू द ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी इफ इट इज फ्री टू मूव। हाउएवर, चूंकि आप एज सच स्टैटिक्स में तो बॉडी को फ्री टू मूव कंसीडर नहीं करते, बेसिकली आप जितनी बॉडीज कंसीडर करते हैं जनरली वो फिक्स्ड होती हैं। तो उस सूरत में एक्सटर्नल इफेक्ट्स से क्या मुराद है कि बोथ द सिस्टम शुड प्रोड्यूस द सेम सपोर्ट रिएक्शंस। क्योंकि वो बॉडी फिक्स है तो जो भी सपोर्ट रिएक्शंस आ रहे हो वो सेम हो, तो हम उस सिस्टम को इक्विवेलेंट सिस्टम्स के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। तो इस इंट्रोडक्शन क्या है इस टॉपिक का और हम ये क्यों कर रहे होते हैं, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है कि हमारे पास आप आगे देखेंगे काफी ज्यादा सिस्टम्स या रिजिड बॉडीज। सिस्टम्स की जब मैं बात करता हूँ तो वो पार्टिकल भी हो सकते हैं, वो रिजिड बॉडी भी हो सकते हैं, बट जनरली जब हम सिस्टम की बात करते हैं इससे ऑनवर्ड हम रिजिड बॉडी की बात कर रहे होंगे, तो वो रिजिड बॉडी उसके ऊपर हो सकता है 3 या 4 फोर्सेज लग रही हो और इसी तरह उसके ऊपर 3 या 4 कपल मोमेंट जो है वो अप्लाई हो रहे हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि आपने इस रिजिड बॉडी की एनालिसिस करनी है। तो आप सबसे पहले करते क्या है कि उस रिजिड बॉडी को या उस सिस्टम को सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है वो लेकर आते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है कि आपके पास जितनी भी फोर्सेज एक्ट कर रही होती हैं आप उनको रिड्यूस करते हैं टू अ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स। इसी तरह जितने भी कपल्स एक्ट कर रहे होते हैं उनको आप रिड्यूस करते हैं टू अ सिंगल रिजल्टेंट कपल मोमेंट। इस रिडक्शन और इस सिंप्लीफिकेशन के नतीजे में आपको कुछ एडिशनल चीजें मिलेंगी, वो क्या क्या होंगी वो अभी हम तफसील के साथ देखेंगे। तो आई होप के इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि व्हाई वी नीड सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ सिस्टम। जी क्लियर है इंट्रोडक्शन सबको? जी सर। चलें, वंस द इंट्रोडक्शन इज क्लियर अब हम थोड़ा सा उसको एक दो एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं ये सिंप्लीफिकेशन किस तरह हो रही है, और फिर उसके बाद हम जनरल फॉर्म में देखेंगे कि सिस्टम के ऊपर हमें क्या कुछ अप्लाई करना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर the stick which is shown to you and a force F is being applied on this stick at point A. So in figure A, ये जो पहली फिगर है इसमें आप क्या कर रहे हैं कि you are basically holding a stick from point B and a force F is being applied on it at point A. Now in order to move this force F to any other point which is on the line of action of this force, से मैं इस फोर्स को मूव करना चाहता हूँ किसी भी ऐसे पॉइंट पे जो कि इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे पड़ता है, सपोज पॉइंट बी के ऊपर मूव करना चाहता हूँ, तो पॉइंट बी के ऊपर मूव करने के लिए मैं करूंगा क्या कि आई एम गोइंग टू अटैच इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस F एंड माइनस F एट पॉइंट बी। से ओरिजिनल फोर्स मेरे पास F थी जो पॉइंट A के ऊपर अप्लाई हो रही थी, मैंने पॉइंट B पे जो कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F पे लाई करता है इस पे मूव करने के लिए पॉइंट B के ऊपर एक इक्वल एंड ऑपोजिट F एंड माइनस F जो है वो अप्लाई कर दिए। नाउ what is the net effect of these two forces, that is F at A and minus F at B? इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या है? जीरो। Zero है because both of them are equal forces, both of them have the same magnitude but opposite direction, so the net effect of these two forces, that is F at A and minus F at B, is going to be zero. It means कि मैं force को उसकी लाइन ऑफ एक्शन पे किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर ट्रांसफर करना चाहूँ तो विदाउट मॉडिफाइंग इट एक्सटर्नल इफेक्ट मैं ये काम कर सकता हूँ। तो फोर्स F has now been moved from point A to point B
without modifying its external effect on the stick, that is the reaction at the grip would remain same. यानी अगर आपके स्टिक को पकड़ा हुआ है तो आपके हाथ पे जो रिएक्शन महसूस होगा वो वही होगा अगर बेशक आप उसको ए पे अप्लाई कर दें फोर्स को या उस फोर्स को बी के ऊपर जो है वो अप्लाई कर दें. दिस डेमोन्स्ट्रेट्स द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी एज वेल, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, विच स्टेट्स दैट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज बेसिकली अ स्लाइडिंग वेक्टर. सो आप उसकी लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर कहीं भी उसको अप्लाई कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स एक्सटर्नल इफेक्ट. सो आपके पास अभी आगे जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे सिस्टम्स की, अगर तो आपने फोर्स को ट्रांसफर करना है किसी भी ऐसे पॉइंट पे जो उसकी लाइन ऑफ एक्शन पे लाई करता है, तो विदाउट चेंजिंग एनी एक्सटर्नल इफेक्ट आप इस फोर्स को जहां भी मूव करना चाहें उसकी लाइन ऑफ एक्शन के अलग आप जो है वो उसको मूव कर सकते हैं. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी कोई जवाब दे दें. सर रिएक्शन ऑफ द ग्रिप रिमेन्स द सेम, क्या मतलब सर? यानी एक्चुअली आप जब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहेंगे तो आपको रिएक्शन जब एक्चुअली होता क्या है कि आप अभी इससे अगला टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जब हम स्टार्ट करेंगे वो है इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी, जिसमें आप फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो बना रहे होंगे. तो आपने जब इस स्टिक की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है और इस हाथ को आप रिमूव करेंगे तो आपको रिएक्शन फोर्स मिलेगी इस हाथ पे, तो दैट वुड रिमेन सेम. यानी आपको एक तरह से पॉइंट बी के ऊपर यही एक फोर्स मिलेगी, बेशक आप उसको पॉइंट ए पे अप्लाई कर दें, पॉइंट सी पे अप्लाई कर दें, पॉइंट डी पे अप्लाई कर दें, आपको सेम इफेक्ट मिलेगा इस पॉइंट बी पे इस फोर्स की वजह से, बिकॉज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स इज पासिंग थ्रू पॉइंट बी. इट मींस के आप इस फोर्स को इसकी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग किसी भी पॉइंट के ऊपर अप्लाई करें, यू आर गोइंग टू गेट द सेम इफेक्ट. ठीक है, ठीक. अच्छा अब थोड़ा सा हम सिनेरियो चेंज करते हैं. सिनेरियो चेंज किस तरह करते हैं? लेट मी नाउ अप्लाई दिस फोर्स F in such a way that its line of action is not in line with point B जिसके ऊपर मैं इस फोर्स को ट्रांसफर करना चाह रहा हूं. ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपके पास ये फोर्स दिखाई गई है जो पॉइंट ए के ऊपर ही अप्लाई हो रही है, बट इट इज नाउ अप्लाइंग बीइंग अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द axis of the stick. So the same procedure can also be used to move a force to a point that is not in line of action of force. For example, if F is applied perpendicular to the stick, then we can attach a pair of equal but opposite forces F and minus F at point B. अब क्या होगा कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पिछले एग्जांपल में किया था कि फोर्स यहां अप्लाई हो रही थी, मैंने इसी फोर्स के इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस पॉइंट बी के ऊपर जो है वो अप्लाई कर ली थी. इसी तरह अब इस केस में मेरे पास फोर्स पॉइंट ए के ऊपर अप्लाई हो रही है. मैं करता क्या हूं कि ओरिजिनल फोर्स ये है जो पॉइंट ए के ऊपर अप्लाई हो रही है, पॉइंट बी के ऊपर मैं इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एफ एंड माइनस एफ जो है वो अप्लाई कर लेता हूं. ओके, नाउ अब मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द नेट इफेक्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस, दैट इज एफ एट ए एंड माइनस एफ एट बी. कैंसिल आउट हो जाएगी, फोर्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, बट आरंट दे मेकिंग अ कपल? जी सर बिल्कुल. ठीक है, सो इट मींस के जब आप किसी फोर्स को ट्रांसफर करते हैं टू एनी अदर पॉइंट व्हिच इज नॉट ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट फोर्स, तो होता क्या है कि आपको एक एडिशनल कपल मोमेंट जो है वो अपने एनालिसिस में जो है वो शामिल करना पड़ता है. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कि आपने इस फोर्स को मूव कर दिया टू दिस पॉइंट, मूव करने के नतीजे में आपको ये एडिशनल एक कपल मोमेंट मिला जो कि आपको अपनी एनालिसिस में शामिल करना पड़ेगा. वजह क्या है कि सिंस द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स इज नॉट पासिंग थ्रू दैट पॉइंट जिस पे आप फोर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको जो है वो एडिशनल कपल मोमेंट अपनी उस रिजिड बॉडी के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक दीस सिस्टम्स इक्विवेलेंट. नाउ दीस टू सिस्टम्स आर इक्विवेलेंट बिकॉज़ दे आर प्रोड्यूसिंग द सेम इफेक्ट जो कि आपकी ग्रिप के ऊपर या हाथ के ऊपर जो है वो फील होगा. इसी तरह अगर मैं पिछली फिगर की बात करूं, दीस टू सिस्टम्स आर इक्विवेलेंट. तो जब कोई भी फोर्स आप ट्रांसफर कर रहे हैं किसी ऐसे पॉइंट पे जिसकी लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से पास हो रही है फोर्स की, तो आप बगैर किसी एडिशनल चीज के उस फोर्स को सिंपली ट्रांसफर कर सकते हैं उस पॉइंट पे. हाउएवर अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो इट मींस कि जब भी आप फोर्स को ट्रांसफर करेंगे किसी ऐसे पॉइंट पे जो कि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से पास नहीं कर रहा होगा, तो आपको एडिशनली एक कपल मोमेंट जो है वो ऐड करना पड़ेगा उस पॉइंट के ऊपर. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी सर. ठीक है, अच्छा इससे पहले भी जिक्र हुआ था, कपल मोमेंट क्या होता है? फ्री वेक्टर होता है या स्लाइडिंग वेक्टर होता है? चलिए थोड़ा सा गौर से यहाँ देखें. Therefore, the force F can be moved from point A to B, provided a couple moment M is added to maintain its equivalent system. So this couple moment is determined by taking the moment of this force F about point B. या इस couple moment को हम F into D से जो है represent करेंगे. अगर 2D कर रहे हैं या 3D कर रहे हैं तो R cross F से जो है वो represent कर रहे होंगे. Moreover, M is actually a free vector. Free vector से क्या मुराद है कि आप इस
स्टिक के ऊपर कहीं भी इसको जो है वो अप्लाई करेंगे, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। हमेशा इससे पहले भी हमने देखा था कि कपल जो मोमेंट है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम अपनी पिछली स्लाइड्स पे जाएं जो हमने कल की थी, कपल मोमेंट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। द फर्स्ट वन इज फोर्स F एंड द अदर वन इज कि इन दोनों फोर्सेस के दरमियान कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन दीज RA एंड RB, रादर इट ओनली डिपेंड्स कि इन दोनों फोर्सेस के दरमियान क्या डिस्टेंस है, उसके ऊपर ये कपल मोमेंट जो है वो डिपेंड करता है। सो इट इज बेसिकली अ फ्री वेक्टर जिसको आप इस रिजिड बॉडी के ऊपर कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं एंड इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। सो आपका कपल मोमेंट जो है वो एक तरह से फ्री वेक्टर आता है जो कि आप किसी भी पॉइंट पे इस स्टिक के अप्लाई कर सकते हैं। सो इन दोनों स्लाइड्स के बाद थोड़ा सा हम जनरलाइज फॉर्म में एक रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं, which is being shown to you here. We have applied two forces on this rigid body. One is this force F1, the other one is this force F2. So we have a rigid body which is acted upon by two forces F1 and F2, and we have also applied a couple moment M on this rigid body. So जो ये rigid body हम कंसीडर कर रहे हैं इसके ऊपर ये तीन चीजें अप्लाई की जा रही हैं। एक फोर्स F1 है, दूसरी फोर्स F2 है और तीसरी कपल मोमेंट M है। Now we need to simplify this whole system, यानी दो फोर्सेस और एक कपल के बजाय हम अपने सिस्टम को सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं and we need to simplify the system at point O. अब मुझे सिर्फ एक बात बताएं, is the line of action of force F1 passing through point O? क्या फोर्स F1 की लाइन O से पास हो रही है? नहीं सर, नहीं हो रही। इट मींस के जब मैं इस फोर्स F1 को पॉइंट O के ऊपर शिफ्ट करूंगा तो मुझे क्या एडिशनल चीज मिलेगी? मोमेंट मिलेगा सर। मोमेंट मिलेगा। वो मोमेंट में कैलकुलेट कैसे करूंगा? क्योंकि मैं वेक्टर फॉर्म में कर रहा हूं तो दैट मोमेंट इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट R1 क्रॉस F, वेयर R1 इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम पॉइंट O टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स F1। यहां तक का पॉइंट क्लियर है आपको? जी सर। अच्छा, अब सेकंड चीज, इसके ऊपर एक अदद फोर्स F2 भी अप्लाई हो रही थी। इज दिस F2 पासिंग थ्रू पॉइंट O? नहीं सर, ये भी नहीं पास हो। ये भी नहीं पास हो रही। सो वंस आई एम मूविंग दिस F2 टू पॉइंट O, व्हाट शुड आई गेट? कपल सर। I am going to get another couple moment which is M2 here, which is equal to R2 cross F2, where R2 is basically the position vector from point O to the line of action of F2. Okay, the third thing which was acting on this rigid body was this moment M, couple moment M. So जिस तरह अभी जिक्र हुआ है, couple moment जो है, it is basically a free vector, so I can directly transfer it to point O without any additional effect. So मैंने अब अपनी तमाम जो चीजें अप्लाइड थी उनको ट्रांसफर कर दिया to a common point which is point O. अब मेरे पास point O के ऊपर जो चीजें एक्ट कर रही हैं वो ये पांच चीजें हैं, जिनमें से दो जो है वो फोर्सेस हैं F1 एंड F2, इसके अलावा तीन अदद कपल मोमेंट्स हैं M1, M2 एंड M. So इन पांच चीजों के बजाय I need to simplify my system to a single force and सिंगल कपल मोमेंट। वो सिंप्लीफाई में कैसे करूंगा? अब आगे की कहानी सिंपल है। आपके पास जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, यू नीड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स Fr. So that resultant force Fr is going to be the vector sum of F1 and F2. So if we sum the forces and couple moments, we are going to obtain the resultant force Fr equal to F1 and F2. सिमिलरली आपके पास ये Fr आ गई जो पॉइंट O के ऊपर एक्ट कर रही थी, which was the resultant of F1 and F2. Then आपके पास ये तीन अदद कपल मोमेंट्स एक्ट कर रहे थे, वेक्टर्स एक्ट कर रहे थे M1, M2 और M. आपने तीनों वेक्टर्स का वेक्टर सम ले लिया, so it is going to be M vector plus M1 vector plus M2 vector. So that will give you the resultant moment vector MRO acting at point O. So you have simplified your original system which is shown at figure A to a simplified system which is shown in figure C. Both these systems are equivalent and they are going to produce the same external effect. लेकिन सिस्टम जो कि C में आपको शो किया गया वो एक फोर्स और एक मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, so इसको मॉडल करना अपनी एनालिसिस में जो है वो ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है। सो दिस इज हाउ यू कैन सिंप्लीफाई योर ओरिजिनल सिस्टम जिसपे मुख्तलिफ फोर्सेज और मुख्तलिफ कपल मोमेंट्स एक्ट कर रहे हो टू अ सिंगल फोर्स एंड सिंगल मोमेंट, एज आई हैव डन इट हियर इन द फिगर। सो Fr की अगर हम बात करें, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ पॉइंट O. हाउएवर MRO डिपेंड्स ऑन दिस लोकेशन सिंस M1 एंड M2 आर बीइंग कैलकुलेटेड यूजिंग पोजीशन वेक्टर्स R1 एंड R2. तो आई होप कि ये सिंप्लीफिकेशन किस तरह हुई है ये हर एक को क्लियर हो गया। कोई क्वेश्चन हो आपका तो काइंडली भी पूछ सकते हैं। नो सर। ओके, सो जब आपको इस तरह सिंप्लीफाई करना पड़े सिस्टम, तो आपने इन दोनों स्लाइड्स को ध्यान में रखना है कि अगर तो वो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे ही किसी पॉइंट पे उसको ट्रांसफर करना है तो फिर हमें किसी एडिशनल मोमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी ऐसे पॉइंट पे जो कि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे लाई ना करता हो, तो फिर हमें एडिशनल कपल मोमेंट जो है वो
उस पॉइंट के ऊपर लाना पड़ता है। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे, अपने सिस्टम्स को जो है वो सिंप्लीफाई कर रहे होंगे। ओके, सो इन जनरल अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें, इन ऑर्डर टू रिड्यूस अ फोर्स इन कपल सिस्टम टू एन इक्विवेलेंट रिजल्टेंट फोर्स Fr and resultant couple moment MRO, following two equations are going to be used, that is Fr should be equal to summation F, यानी आप फोर्सेस को सम कर लेंगे उस पॉइंट पे जिसपे आपने ट्रांसफर करना है, और कपल मोमेंट्स का जो रिजल्टेंट कपल मोमेंट है इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू समेशन MO प्लस समेशन M। अभी दोनों टर्म्स क्या कहती हैं? समेशन MO और समेशन M में डिफरेंस क्या है? What is summation M and what is summation MO? सर ये एमओ तो सर फोर्सेस का मूवमेंट होगा ना, जो हमने फोर्सेस जब उसको ओ पे लेके आए हैं तो उसके जो मूवमेंट निकलेंगे तो उनके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो MO यहाँ इस केस में क्या है? दिस इज बेसिकली समेशन MO विच इज M1 प्लस M2, ठीक है? यस सर। और समेशन M क्या है? यहाँ तो चूंकि एक ही कपल एक्ट कर रहा था तो आपने उसको M लिख लिया। अदरवाइज अगर मैं आपसे कहता है कि यहाँ दो कपल एक्ट कर रहे हैं, दो कपल मोमेंट्स एक्ट कर रहे हैं, तो आप इन दोनों को सम कर लेते हैं इन दिस समेशन M टर्म। तो कहने का मकसद क्या है कि आपकी जो पहली इक्वेशन है इट स्टेट्स दैट द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, सेकंड इक्वेशन क्या कहती है? इट स्टेट्स दैट द रिजल्टेंट कपल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ ऑल द कपल मोमेंट्स समेशन M, यानी जो भी कपल मोमेंट्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहे थे उनका सम प्लस द मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस समेशन MO, यानी जितनी भी फोर्सेस को ट्रांसफर करने से जो मोमेंट आ रहे हैं उन दोनों चीजों को आपने सम करना है। अप्लाइड मोमेंट्स और फोर्सेस को ट्रांसफर करने से जो मोमेंट्स आ रहे हैं दोनों का सम लेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्टेंट कपल मोमेंट अबाउट पॉइंट O, व्हिच इज बीइंग रिप्रेजेंटेड हियर एज MRO। तो जब हम वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हो तो आपने ये दो इक्वेशंस वेक्टर फॉर्म में अप्लाई कर लेनी है। वेक्टर फॉर्म से क्या मुराद है कि आपके पास F जो है सारे I J K कंपोनेंट्स में लिखे हुए होंगे, आप समेशन F करके FR की वैल्यू फाइंड कर लें। इसी तरह आपके पास तमाम मोमेंट्स जो है वो I J K कंपोनेंट्स में लिखे हुए होंगे, आप उनको सम करके MRO जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। हाउएवर अगर आपके पास एक टू डायमेंशनल प्रॉब्लम है, यानी XY प्लेन में कोई चीज पड़ी हुई है और उसके ऊपर मुख्तलिफ फोर्सेस और मोमेंट्स अप्लाई हो रहे हैं, तो आप बजाय वेक्टर फॉर्म में लिखने के उसको स्केलर इक्वेशंस के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं बाय एक्सपेंडिंग समेशन F इक्वेशन टू समेशन FX समेशन FY। यहाँ से आपको रिजल्टेंट के दोनों कंपोनेंट्स मिल जाएंगे और आप मोमेंट्स को क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज की फॉर्म में जो है वो सम कर सकते हैं, अलजेब्राइक सम कर सकते हैं बाय टेकिंग काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट्स एज पॉजिटिव, वही साइन कन्वेंशन जो हम इससे पहले जो है वो इस्तेमाल करते रहें। तो टू डायमेंशन के लिए आप ये स्केलर इक्वेशन इस्तेमाल कर लेंगे, थ्री डायमेंशन के लिए आप वेक्टर इक्वेशन जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी सर। ठीक है, तो जब जब अभी हम आज के लेक्चर में चूंकि अभी हैं 15 मिनट, तो आज हम एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये चीजें बेहतर तरीके से समझ आएं। लेकिन इस पूरे टॉपिक का मकसद क्या है वो मैं दोबारा बता देता हूं कि आपको अपने सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए इस चीज की इस टॉपिक की जो है वो जरूरत पड़ती है। सिंप्लीफाई करने से क्या मुराद है कि लेट अस सपोज कि आपके पास कोई रिजिड बॉडी है, उसके ऊपर 3-4 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, इसके अलावा उसके ऊपर 3-4 कपल मोमेंट्स एक्ट कर रही हैं। आपको इस सिस्टम को सिंप्लीफाई करना है टू अ सिंगल फोर्स एंड सिंगल कपल मोमेंट, ताकि आप उसको मॉडल कर सकें। बजाय इसके कि 3-4 फोर्सेस और मोमेंट्स को आप मॉडल करें, आप उस सिंगल फोर्स को मॉडल करें, तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपने सिस्टम को। वो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आप इन इक्वेशंस की हेल्प लेंगे कि जब जब आप फोर्स को ट्रांसफर करेंगे टू अ सिंगल, जाहिर है वो फोर्सेस जो एक्ट कर रही होंगी वो किसी एक पॉइंट पे तो उस रिजिड बॉडी की एक्ट नहीं कर रही होंगी, डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट कर रही होंगी। आपने इन तमाम फोर्सेस को किसी एक पॉइंट पे यकजा करना है, तो उसके लिए फिर आप इस टॉपिक की हेल्प लेंगे। आप फोर्सेस को तमाम को ट्रांसफर करेंगे टू दैट पॉइंट, और उस ट्रांसफर के नतीजे में आपको हो सकता है कुछ एडिशनल कपल मोमेंट्स मिले। क्यों मिलेंगे? क्योंकि अगर फोर्स उसकी लाइन ऑफ एक्शन पे ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं आप किसी फोर्स को, तो फिर डेफिनेटली आपको ट्रांसफर के नतीजे में कपल मोमेंट्स मिल रहे होंगे, जिनको फिर आपने उन पॉइंट्स पे ट्रांसफर करके समेशन F और समेशन M वाली इक्वेशन जो है वो अप्लाई करके सिंगल फोर्स और सिंगल कपल के ऊपर जो है वो रिड्यूस कर लेने। अभी इससे रेलेवेंट एक एग्जांपल भी करेंगे ताकि थोड़ा सा आपको बेहतर आइडिया हो जाए। जो हमने थ्योरी में चीजें पढ़ी हैं, इक्वेशंस पढ़ी हैं, इनकी एप्लीकेशन का आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह हम अपने सिस्टम को जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी सर। सो हम एक बिल्कुल सिंपल 2D एग्जांपल से जो है वो स्टार्ट करेंगे, विच इज एग्जांपल 4-14। और अगर आज टाइम बचा, लेकिन चूंकि दूसरे सेक्शन पे ही मैंने 4-14 पे ही रोका है, तो अगर टाइम बचा तो हम 4-15 देख लेंगे। लेकिन कोशिश ये होगी कि तफसील के साथ हम 4-14 पे अपना लेक्चर जो है वो आज खत्म करें। ओके, एग्जांपल 4-14 क्या है कि आपको चूंकि टू डायमेंशनल प्रॉब्लम है, तो हम बजाय वेक्टर इक्वेशंस का इस्तेमाल करने के हमें ये जो स्केलर इक्वेशंस पढ़ी हैं इनको यूज करते हुए अपने सिस्टम को जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। स्टेटमेंट क्या कहती है कि आपके पास एक अदद ये प्लेट है जिसके ऊपर 3 फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही हैं। वन इज अ फोर्स ऑफ 3 किलो न्यूटन विच इज एक्टिंग एट, से मैं कहता हूँ ये पॉइंट ए है मेरे पास,
So it is acting at point A. Then I have a 5 kilonewton force which is acting at point B. And finally I have a 4 kilonewton force which is acting at point C. तो ये मेरे पास तीन फोर्सेस हैं जो पॉइंट A, B और C के ऊपर एक्ट कर रही हैं। इनके मैग्नीट्यूड्स मुझे पता है, इन फोर्सेस के मुझे डायरेक्शंस पता है। जो 3 kilonewton वाली है, इट इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। जो 5 kilonewton फोर्स है उसके लिए स्मॉलर ट्रायंगल मुझे गिवन है, और जो 4 kilonewton वाली फोर्स है दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। मैंने करना क्या है कि आई नीड टू रिप्लेस these forces to a single force and couple system acting at point O. मैंने इन सारी के सारी forces को reduce कर देना है to a equivalent system and couple moment acting at point O. I hope के क्वेश्चन समझ आ गया हर एक को। जी सर, समझ तो आ गया। समझ तो आ गया, चलें। अच्छा, अब पॉइंट A जो है, जो फोर्स एक्ट करी है 3 kilonewton वाली, क्या ओ इसकी लाइन ऑफ एक्शन पे है? सर वो ओ की लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं है। नहीं है। नहीं है। व्हाट अबाउट दिस 5 kilonewton force, इज इट्स लाइन ऑफ एक्शन पासिंग थ्रू पॉइंट ओ? नहीं सर, वो तो बिल्कुल नहीं। और व्हाट अबाउट द थर्ड वन? सो इट मींस कि कोई भी फोर्स जो है वो पॉइंट ओ से पास नहीं कर रही है, ठीक है? Yes, sir. ओके, सो इफ आई नीड टू मूव दीस फोर्सेस टू पॉइंट ओ, मुझे हर फोर्स की वजह से कपल मोमेंट भी मिल रहा होगा, ऐसे ही है? जी सर। और इस पे कोई अप्लाइड कपल मोमेंट तो नहीं है इस प्लेट के ऊपर? नहीं सर। नहीं है। No, sir. इट मींस कि मुझे सिर्फ वो तीन कपल मोमेंट मिलेंगे जब मैं पॉइंट ओ के ऊपर इन फोर्सेस को ट्रांसफर करूंगा। ओके, सो यूजिंग द स्केलर इक्वेशंस, मैं सबसे पहले x एक्सिस डिफाइन करता हूं, व्हिच इज डिफाइंड टू बी पॉजिटिव टुवर्ड्स द राइट। व्हाट इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट फोर्स FRX? उसका x कंपोनेंट क्या होगा जो आप पॉइंट ओ पे ट्रांसफर करेंगे? सर 3 cos 30 सो इट इज गोइंग टू बी 3 cos 30 और प्लस 5 into plus 5 into 3 by 5. 5 5 into 3 3 by by 5. 5। x डायरेक्शन में और कोई फोर्स एक्ट कर रही है? नहीं सर। No, So sir. these are the two forces that are going to make the x component of the resultant force. So once you solve it, it would comes out to be 5.598 kilonewton. और पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि it is acting towards the right. इसी तरह what about the resultant y component of force FRY? It is going to be summation FY. y डायरेक्शन में जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो एक ये कंपोनेंट है 3 kilonewton फोर्स का, इसके अलावा 5 kilonewton का कंपोनेंट है, और आपके पास ये 4 kilonewton की फोर्स है। सो आई कैन राइट इट एज 3 sin of 30 minus 5 4/5 minus 4, isn't it? यही तीन चीजें y डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं फोर्सेस जो हैं। जी सर। Yes, sir. Okay, so once I solve it, this FRY would comes out to be minus 6.5 kilonewton, and the negative sign indicates the resultant y component is acting downward. Okay, so forces को आपने ट्रांसफर कर दिया टू पॉइंट O, आपके पास ये पॉइंट O पे रिजल्टेंट फोर्स का x कंपोनेंट आया, ये उसका y कंपोनेंट आ गया। सो व्हाट शुड बी दिस रिजल्टेंट फोर्स FR? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ऐड कर देंगे सर। FRX plus FRY. आर यू श्योर कि सिर्फ ऐड करेंगे? तो स्क्वायर रूट ठीक है, So तो square root. आपके पास हम 2D प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, सो इट इज गोइंग टू बी FRX square plus FRY square whole under root. So the magnitude of that resultant force would comes out to be 8.58 kilonewton. What about its direction? Can you find its direction? जी सर। कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करती है? पॉजिटिव x, नेगेटिव y. So in which coordinate this FR would lie? सर 4। The fourth quadrant. सर पॉजिटिव x नेगेटिव y। जी, पॉजिटिव x नेगेटिव y। ये देखें ना, आपके पास पॉजिटिव x आया है और नेगेटिव y आया है रिजल्टेंट का, तो किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगी? फोर्थ Fourth. फोर्थ कोऑर्डिनेट में। थीटा आप कैसे फाइंड करेंगे? Tan inverse Fy over Fx. tan inverse FRY over FRX. So that theta would comes out to be 49.3 degrees. और ये कहाँ से इसको मेजर किया जाएगा? 360 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे सर। हाँ, 360 से सेपरेट करते हैं, या आप ये निशान जिस तरह मैंने ड्रॉ किया है बता दें कि आप एंगल कहाँ से मेजर कर रहे हैं, ठीक है? Is it clear to all of you कि ये थीटा कैसे आया है? Yes sir. ओके, Yes, sir. अब अगर मैं चाहूं तो
इस रिजल्टेंट फोर्स को पॉइंट ओ पे ड्रॉ कर सकता हूं। ये वो एफ आर आ जाएगी जो इन तीनों फोर्सेस को मैंने मूव करा लिया टू पॉइंट ओ के ऊपर, और ये वो एंगल थीटा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, विच इज 49.3 डिग्रीज। क्लियर है यहां तक? लेकिन अब मसला क्या हुआ है कि चूंकि ये तीनों फोर्सेस जो है वो पॉइंट ओ से पास नहीं कर रही थी, तो इट मींस कि मेरे पास इन तीनों फोर्सेस को शिफ्ट करने से मोमेंट भी तो आएगा ना पॉइंट ओ के ऊपर, तीनों फोर्सेस की वजह से। जी सर। ठीक है, तो फोर्स में मैंने रिजल्टेंट फाइंड कर ली, एफ आर जो यहां ड्रॉ की है। मोमेंट के लिए मैं क्या करूंगा? मैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तमाम फोर्सेस के लिए मोमेंट फाइंड कर लूंगा, टेकिंग काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज माय पॉजिटिव डायरेक्शन। सो सबसे पहले मुझे बताएं, ये जो 3 cos 30 वाली फोर्स है, ये कितनी मोमेंट बनाएगी अबाउट पॉइंट ओ? सर इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, क्लॉकवाइज होगी या काउंटर क्लॉकवाइज होगी अबाउट पॉइंट ओ? क्लॉकवाइज होगी सर। क्लॉकवाइज होगी, तो आई एम गोइंग टू पुट अ नेगेटिव साइन हियर। इसी तरह मेरे पास जो अगला कंपोनेंट है, इट इज 3 sin of 30, ये पॉइंट ओ के अबाउट कितनी मोमेंट बनाएगा? सर 0.5। सर ये Zero- 0.2 into 3 सेंट 0.2 बनाएगा ना, डिस्टेंस सर इतना बनेगा। डिस्टेंस इतना होगा। सो 3 sin 30 into 0.2, क्लॉकवाइज के काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज। सो आई एम गोइंग टू राइट इट विद अ पॉजिटिव साइन। अभी डेफिनेटली आपके कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे, लेट मी फिनिश इट, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन आंसर देता हूं। इसी तरह मेरे पास अगली फोर्स है विच इज 5 3/5, यानी 5 वाली फोर्स का एक्स कंपोनेंट, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है फ्रॉम पॉइंट ओ? 0.1 सर। 0.1। मोमेंट क्लॉकवाइज होगी इस कंपोनेंट की या काउंटर क्लॉकवाइज? सो आई एम गोइंग टू राइट इट विद अ पॉजिटिव साइन। सो 5 3/5 into 0.1। उसके बाद मेरे पास 5 वाली फोर्स का y कंपोनेंट आ रहा है, सो 5 4/5, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 0.5 0.5 है। क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। इट इज गोइंग टू बी क्लॉकवाइज, सो नेगेटिव साइन आपने पुट कर लिया। फाइनली ये 4 किलो न्यूटन वाली फोर्स है, ये कितना मोमेंट बना रही है? मोमेंट आर्म इसका क्या है? 0.2। 0.2 सर। सर 1 क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो नेगेटिव साइन से ये पांचों मोमेंट्स आपने शामिल कर लिए समेशन एमआरओ वाली इक्वेशन में। सो दैट इज गोइंग टू गिव यू -2.46 न्यूटन मीटर, एंड दिस नेगेटिव साइन शोज दैट दिस रिजल्टेंट मोमेंट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। इट मींस कि अगर मैं इस पॉइंट ओ के ऊपर ये एमआरओ अप्लाई कर लूं इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब मेरे पास ये समेशन एफ आर और एमआरओ ये एग्जैक्टली मेरे पास वही एक्सटर्नल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे जो ये तीनों फोर्सेस जो है वो प्रोड्यूस कर रही थी। इट मींस के जो मेरा ओरिजिनल सिस्टम था, इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ सिंप्लीफाइड सिस्टम, जिसमें मेरे पास एक रिजल्टेंट फोर्स है और एक रिजल्टेंट मोमेंट है जो पॉइंट ओ के ऊपर एक्ट कर रही है। मैंने किया क्या है कि इन तीनों फोर्सेस को रिड्यूस कर दिया टू अ सिंगल फोर्स एफ आर एंड अ सिंगल मोमेंट एम आर ओ, विच इज 2.46 किलो न्यूटन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Is this point clear to all of you? सर ये मोमेंट का निकालते वक्त सर ये डायरेक्शंस का एक बार बता दें। देखिए डायरेक्शन तो हमने मोमेंट निकालते हुए वही लिए है कि काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट्स को मैंने पॉजिटिव लिए। इट मींस कि अगर मैं इस 3 cos 30 वाली मोमेंट को देखूंगा अबाउट पॉइंट ओ, तो ये मेरे पास चूंकि क्लॉकवाइज बन रही थी, मैंने इसके साथ जो है वो नेगेटिव साइन प्लेस कर लिया। 3 sin 30 वाली मोमेंट काउंटर क्लॉकवाइज बन रही थी, मैंने इसको पॉजिटिव साइन के साथ मेंशन कर लिया। उसके बाद मेरे पास 5 3/5 यानी ये वाला जो कंपोनेंट था, ये पॉइंट ओ के अबाउट काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा था, मैंने इसको पॉजिटिव साइन से मेंशन कर लिया। साइन कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट जो था वो क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा था, मैंने इसको जो है वो नेगेटिव साइन के साथ मेंशन कर लिया। और 4 वाला कंपोनेंट भी जो है वो क्लॉकवाइज बना रहा था, तो मैंने इसको नेगेटिव साइन के साथ मेंशन कर लिया। सो ओवरऑल अलजेब्राइक सम मुझे नेगेटिव साइन दे रहा है। इट मींस कि ये रिजल्टेंट मूवमेंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। सो इन तीनों फोर्सेस के बजाय अब ये वाला जो मेरा सिस्टम है उस पर एक फोर्स और एक कपल मूवमेंट एक्ट कर रहे हैं, विच इज प्रोड्यूसिंग द सेम इफेक्ट जो मेरे पास वो तीनों फोर्सेस प्रोड्यूस करी थी। सो आई हैव simplified my system to a single force and single couple moment acting at point O. Is this point clear to all of you? यस सर। अच्छा, अब मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, काइंडली और से क्वेश्चन सुने और फिर आप मुझे काइंडली जवाब दीजिएगा। अगर मैं इस सिस्टम को पॉइंट ओ के बजाय पॉइंट ओ के बजाय सपोज मैं इस पॉइंट पे जिसको मैं पॉइंट ई कह रहा हूं उसके ऊपर लेके जाता, तो क्या मेरा कोई फर्क आना था एफ आर में या एम आर ओ में?
सर आपने शुरू में कुछ बताया था कि MRO चेंज हो जाएगा, FR सेम रहेगा, आपने कुछ बताया। दैट्स करेक्ट। आपके पास बेशक फोर्सेस को सम कर रहे हैं, आप पॉइंट ई पे भी जब लेकर जाएंगे तो एफआर में कोई चेंज नहीं आएगी, बिकॉज एफआर तो आप सिंपली फोर्सेस को सम कर रहे हैं, वेक्टर सम कर रहे हैं, तो वो उसको आप किसी भी पॉइंट पे मूव कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका ये जो MRO है, चूंकि ये किस तरह कैलकुलेट किया जा रहा है, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आ रहे हैं, ये पॉइंट ओ के लिए डिफरेंट होंगे, पॉइंट ई के लिए डिफरेंट होंगे। तो जब आप अपने सिस्टम को सिंप्लीफाई करके पॉइंट ई के ऊपर मॉडल करना चाह रहे हैं दोनों चीजें, तो आपकी एफआर में तो कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन आपके MRO डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस इस सूरत में चेंज हो रहे होंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी हमने सिंपल से स्टार्ट किया, आगे जो हमारी एग्जांपल्स या प्रॉब्लम्स हैं वो मजीद कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी। तो मकसद हमारा सिर्फ यही है कि अपने सिस्टम को सिंप्लीफाई करें टू अ सिंगल फोर्स एंड कपल मोमेंट, और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें यही चीजें करनी पड़ती हैं। अगर तो लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो सिंपली हम फोर्स को ट्रांसफर कर दें, अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो फिर हर फोर्स को ट्रांसफर करने के नतीजे में हमें कपल मोमेंट जो है वो मिल रही होंगे। ठीक है, चलें। सो विद दिस वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर।